हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है काइपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, काइपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट काइपलर्स कुल 3 लॉ दिए थे अबाउट ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट की। ठीक है, और ये तीनों लॉ जो थे वो बाय एक्सपेरिमेंट बाय मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन तीनों लॉ को सिक्वेंशियली वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, और आफ्टर इट वी विल डिस्कस और वी विल डिराइव ऑल लॉ बाय न्यूटन्स। ठीक है, बाद में इसको साइंटिस्ट न्यूटन अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने रूल्स को अप्लाई करके इन तीनों लॉ को डिराइव किया था। ठीक है, और एक्सप्लेन भी किया था कंप्लीटली। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ काइपलर। ठीक है, फर्स्ट लॉ को डियर फ्रेंड्स हम दूसरे नाम से लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट में इन्होंने ये बताया एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन and around the sun in elliptical orbit and sun is at one focus of it। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट लॉ में ये बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सन इस ऑर्बिट के इस इलिप्स के एक फोकस पर होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम सपोज कर ले इलिप्स है, तो ये इसका सेंटर अगर सपोज कर ले O, तो इलिप्स का ये जो होता है इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। और हमेशा सन जो होता है इसके एक फोकस पर होता है, और फोकस कहाँ होता है? फोकस डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स होता है। ठीक है, और हमेशा इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो सन हमेशा किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसको हम S सपोज कर लें, इसको S डैश सपोज कर लें, तो सन आपका यहां होगा। ठीक है, और प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बताया, सेकेंड लॉ आइए डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड लॉ में काइपलर्स ने ये बताया था, काइपलर्स का सेकेंड लॉ को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। इसको लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सेकेंड लॉ में ये बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय या डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय प्लैनेट्स इज इक्वल इन इक्वल टाइम। ठीक है, इन्होंने दूसरे लॉ में ये बताया डिस्टेंस ट्रेवल या ट्रैवर्स भी कह सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय प्लैनेट इज ऑलवेज इक्वल इन इक्वल टाइम।
इन इक्वल टाइम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ को ध्यान से फिर से समझोगे। इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं इट्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरे वर्ड में इसको ऐसा भी बोलते हैं इट्स एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम को हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं और एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स dA बाई dt इज इक्वल टू L बाई 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसको अभी हम जस्ट अपकमिंग स्टेप्स में इनको हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है, और थर्ड लाइन का था थर्ड लॉ को डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने थर्ड लॉ में यह बताया कि जो टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, इन तीनों लॉ को न्यूटन जो थे, न्यूटन इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट इसमें लगा करके इन तीनों रूल को, तीनों लॉ को कंप्लीटली एक्सप्लेन और डिराइव किया था। ठीक है, इस लॉ को देने के बाद कैपलर्स के इस लॉ, तीनों रूल को बताने के बाद साइंटिस्ट न्यूटन जो थे, इन्होंने अपने रूल्स लगा करके, अपने कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करके इन तीनों रूल्स को वन बाय वन कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था और डिराइव भी किया था। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ न्यूटन डिराइव किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ के एक्सप्लेनेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं या सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ इलिप्स समझेंगे। यहाँ पर ये हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम ए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसका सेमी माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, जिसको हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स ये सेमी मेजर एक्सिस है, इसका मतलब ये ए इधर भी सेम होगा। ठीक है, और ये बी भी इधर सेम होगा। ठीक है, इसमें जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सन इसके हमेशा एक फोकस पर होता है, तो यहां पर, यहां से इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ये फोकस होता है। ठीक है, एक फोकस दिस साइड और एक फोकस दिस साइड, इसको हम एस डैश सपोज कर लेते हैं। ये जो फोकस होता है इनका, इनके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है ई ए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ई बताते हैं आपको क्या है, और यहां से इसका भी जो डिस्टेंस होता है वह इक्वल होता है ई ए। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ई जो होता है वह इसेंट्रिसिटी बताता है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है,
इसेंट्रिसिटी मीन्स होता है हाउ दिस इलिप्स इज स्नब। स्नब मीन्स होता है कि यह जो इलिप्टिकल शेप है, यह कितना ज्यादा चिपटा हुआ है। इसको हिंदी में स्नब मीन्स होता है चिपटा हुआ। ठीक है, मतलब इसका ई जितना ज्यादा होगा, इसका बी उतना कम होगा, या कह सकते हो कि यह उतना ज्यादा चिपटा हुआ दिखेगा हमको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ई जो होता है इसेंट्रिसिटी होता है और यह डायमेंशनलेस नंबर होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस नंबर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है यह 0 to 1 बिलोंग करती है। 0 to 1 इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू लाई करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्लैनेट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, जो वीनस होता है वीनस होता है, इसके लिए ई की जो वैल्यू होती है 0.007 होती है, और जो आपका प्लूटो होता है इसके लिए ई की जो वैल्यू होती है वह 0.248 होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर ई आपको रियलाइज हो गया होगा। ई की वैल्यू, सबसे पहले ई जानेंगे डायमेंशनलेस नंबर होता है, और इसकी वैल्यू 0.0072 या कह सकते हैं कि 0 to 1 के बिटवीन लाई करती है, और वीनस के लिए इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है या ई की जो वैल्यू होती है 0.007 होती है, वेरी स्मॉल कह सकते हो, और प्लूटो के लिए आपका 0.248 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ई की वैल्यू अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 हो, इफ ई की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 होता है, तो ई 0 होने का मतलब ये होता है कि ये जो शेप है यह इलिप्टिकल नहीं। ई 0 होने का मतलब यह थोड़ा सा भी चपटा हुआ नहीं होगा, मतलब स्नब नहीं होगा, इसमें स्नब 0 होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर E इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है, प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में सन के अराउंड यह रिवॉल्व कर रहा है, इसका जो ऑर्बिटल होगा वह क्या होगा, सर्कुलर होगा। E इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ऑर्बिटल जो होगा वह सर्कुलर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, अबाउट ऑफ दिस इलिप्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और समझेंगे, इसको डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एफिलियन। इसको हम बोलते हैं एफिलियन। ठीक है, और इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस फोकस से या कह सकते हो इस सन से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर, ये यहां पर पॉइंट कह सकते हो, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफिलियन, और जो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर होता है, जब प्लैनेट यहाँ पर अगर इसका हम कुछ पॉइंट का नाम दे दें, अगर इसका हम ए नाम दे दें और इसका अगर हम बी नाम दे दें, तो एट पॉइंट ए यहाँ एस से ये जो डिस्टेंस होगा वेरी लार्ज होगा, और इस सन से यहाँ पर या पॉइंट बी पर ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा प्लैनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को एफिलियन बोलते हैं और इस पॉइंट को पेरीहीलियन बोलते हैं, और इसको दूसरे वर्ड में अफोजी और इसको दूसरे वर्ड में
पेरिजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको रिजल्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास जो आपका बताया जाता है कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक्चुअली में यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी लेस होती है, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू, अगर ई की वैल्यू वेरी लेस होगी तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वह अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर होगा। ठीक है, लगभग लगभग सर्किल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आपका बताता है हाउ मच दिस शेप इज स्नब। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम फर्स्ट लॉ का डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसमें हम आपको बताए हैं कि यह इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और सन इसके हमेशा एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ इज फॉलो दिस रूल। ठीक है, एफ जो होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डियर स्टूडेंट्स, यह आप हमेशा के लिए याद रखोगे, ये जो कंडीशन होती है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, यह हमेशा एक क्लोज्ड ऑर्बिट फॉर्म करती है। यह हमेशा एक या इस कंडीशन पर हमेशा आपको एक क्लोज्ड ऑर्बिट मिलता है। ठीक है, और क्लोज्ड ऑर्बिट आपका दोनों हो सकता है। दोनों में कौन कौन, आपका इलिप्स भी हो सकता है और आपका सर्किल भी हो सकता है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, बाय न्यूटन यह रिजल्ट भी बताया गया था, जो ई होता है एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होता है किसी सिस्टम का, अगर वह नेगेटिव, अगर किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी ई अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स वी कैन से दैट द सिस्टम इज ऑलवेज क्लोज्ड। अगर सिस्टम क्लोज्ड होता है तो ई आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉर क्लोज्ड सिस्टम टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। और ई की वैल्यू अगर 0 होती है, ई की वैल्यू अगर 0 होती है तो डियर स्टूडेंट्स, यह हमेशा ओपन में आपका ओपन सिस्टम, या कह सकते हो कि ओपन ऑर्बिटल आपका, यहाँ पर ऑर्बिटल वर्ड नहीं होगा, ओपन सिस्टम के लिए आपका ई जो होता है वह 0 नहीं होगा, सॉरी निगेटिव नहीं होगा। ई इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर सिस्टम आपका ओपन होगा। ठीक है, और ओपन सिस्टम आपका कह सकते हो कि पैराबोला हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 0 की केस में जो आपको सिस्टम मिलता है वह पैराबोला कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और E डियर स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव होता है, E अगर पॉजिटिव होता है तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला, या रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये आपका 3 रिजल्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो 3 रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा कि ई अगर नेगेटिव होगा तो सिस्टम क्लोज्ड होगा, ई अगर 0 होगा तो सिस्टम पैराबोला कर्व रिप्रेजेंट करेगा, ई अगर टोटल एनर्जी ई अगर पॉजिटिव होगा तो यह
हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ था, और फर्स्ट लॉ में यहाँ पर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ ऑर्बिट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ को एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ में हमने आपको बताया था कि ये जो प्लैनेट अगर यहां पर सपोज कर लें, इस सन से इस प्लैनेट को मिलाने वाला जो इसका पोजीशन वेक्टर होता है, अगर इसको हम r सपोज कर लें, तो इसके द्वारा जो एरिया ट्रेवल किया जाएगा या कवर किया जाएगा वह हमेशा कांस्टेंट होता है। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये प्लैनेट पॉइंट P पर है एट एनी टाइम, और सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P डैश पर पहुंच गया आफ्टर सम टाइम या आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी अगर हम v सपोज कर लें, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर हम v सपोज कर लें, और ये एंगल अगर हम d थीटा सपोज कर लें, वेरी स्मॉल एंगल d थीटा, तो यहां से ये आपका r हो गया और ये आपका d थीटा हो गया, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हम सपोज कर रहे हैं, तो और इस पॉइंट का नाम p डैश सपोज कर रहे हैं, और इन टाइम dt। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से, और p डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। p डैश की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी v dt। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड यहाँ पर v मान रहे हो और टाइम dt। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये साइडेड रीजन देखेंगे, ये साइडेड रीजन देखेंगे, इसका हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका एरिया जो है यहाँ पर हो जाएगा, इसका एरिया, इसके एरिया की वैल्यू ही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हम बता चुके हैं कि इसका एरिया जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको हम डिराइव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसका एरिया जो होता है वो कैसे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम ये जो ट्राइंगल ड्रा हो रहा है SPP डैश, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल SPP डैश से इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल SPP डैश से इन टाइम dt, इसका एरिया हम स्मॉल da सपोज कर लेते हैं, और da इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल SPP डैश। ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इसके बेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके हाइट की वैल्यू। ये फिगर डियर फ्रेंड्स यहां पर हम सेपरेट कर लेते हैं। ये फिगर आपका कुछ इस टाइप से है, इसका फिगर कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर ये आपका पॉइंट P है, यहाँ पर आपका पॉइंट P डैश है, ये एंगल यहाँ पर d थीटा हम सपोज किए हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, और इसको हम m सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका इससे एंगल अगर हम थीटा सपोज कर लें, ठीक है, इसका यहाँ से अगर हम एंगल थीटा सपोज कर लें, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और P डैश P हम कैलकुलेट कर चुके हैं v dt,
और P डैश m आपका हाइट हो जाएगा और यही हाइट की वैल्यू हमको चाहिए। तो P डैश m की वैल्यू यहां से P डैश m की वैल्यू क्या हो जाएगा, P डैश m की वैल्यू हो जाएगा, यहां पर आप साइन रूल लगा दो तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है P डैश m अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है P डैश p। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, तो P डैश m की वैल्यू यहां से हो जाएगा P डैश p की वैल्यू v dt है, तो v dt साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहां पर P डैश m की वैल्यू हमको मिल गई, इसको हम यहां पर नोट कर देते हैं। P डैश m इज इक्वल टू हमको मिल गया v dt साइन थीटा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हमको मिल गया 1/2, बेस की वैल्यू है r और हाइट की वैल्यू है P डैश m v dt साइन थीटा, ये हो गया आपका dA इज इक्वल टू, ठीक है। यहां से dA बाई dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 r v साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में 1/2 r क्रॉस v, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, ठीक है। इसको हम अनदर फॉर्म में कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/2m इंटू r क्रॉस m v, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इसको हम आपको बता चुके हैं, ये आपका r क्रॉस m भी एंगुलर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं और L की वैल्यू होती है r क्रॉस p, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई, यहां से हमको वैल्यू मिल गई, ध्यान से देखेंगे dA बाई dt इज इक्वल टू, इसको डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम आगे लिखते हैं ऐसे dA बाई dt इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिल गई L अपॉन 2m, ठीक है। अब dA बाई dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m में L आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और ये m जो है मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे ध्यान से, हमको वैल्यू मिल गई dA बाई dt इज इक्वल टू L बाई 2m, ठीक है। और यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके हैं टाउ इज इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f, ठीक है। और टाउ यहां पर क्या होता है, टाउ होता है टॉर्क, ठीक है। और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो r जो है आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और f जो है, ये जो f है यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन s एंड प्लैनेट p, तो ये जो f है और ये जो r है, f और r यहां पर इन दिस केस f और r अलोंग सेम लाइन, यहां पर इसी एक ही लाइन पर f भी है और r का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर r एंड f अगर सेम लाइन पर होंगे तो टाउ आपका 0 होगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इफ, यहां पर लिखेंगे सिंस r and f are lying along same line, ठीक है। तो टाउ आपका 0 हो जाएगा और डियर स्टूडेंट्स टाउ इज इक्वल टू 0 का मतलब L आपका कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स दैट इज dL बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, टाउ जीरो का मतलब एल कांस्टेंट, यहां पर ध्यान देंगे, सॉरी, टाउ जीरो का मतलब एल आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एल कांस्टेंट का मतलब यहां पर एल कांस्टेंट का मतलब या टाउ जीरो का मतलब एल कांस्टेंट, और एल कांस्टेंट का मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको वैल्यू मिल गई dA बाई dt इज इक्वल टू L बाई 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से ये हमारा सेकंड रिजल्ट वेरीफाई हो गया, जो कि मिला हमको dA बाई dt, जिसको आप एरियल वेलोसिटी बोलते हो। एरियल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स, एरिया स्वैप्ड आउट इन 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो dA बाई dt इज इक्वल टू L बाई 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ देखते हैं, जिसको आप लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हो। थर्ड है आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको टाइम पीरियड का फार्मूला बता रखा है। T इज इक्वल टू, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट R बाई GM, ठीक है। यहां पर ये R क्यूब होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं, ये फार्मूला हम इसके जस्ट पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जहां पर जो लेक्चर का नाम है वो है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अगर आप हमारा ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको जरूर देखें, तभी यहाँ पर ऑल डाउट्स आपके क्लियर होंगे। वहाँ पर हम आपको इसका टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट करके सिखाए हैं और ये डिराइव किए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी फार्मूले में ये जो R है, अगर R को हम रिप्लेस कर दें बाई सेमी मेजर एक्सिस A, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस A, तो यहां से हमको वैल्यू मिलेगी T इज इक्वल टू 2 पाई A की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट GM, ठीक है। मतलब यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और यही आपका कैपलर्स थर्ड लॉ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा टोटल तीनों लॉ के डेरिवेशन कैपलर्स के, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सारे रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अपकमिंग लेक्चर्स में यहाँ पर हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।